अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2026 जारी है और फीफा वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीमें अपने सफ़र को आगे बढ़ा रही हैं और बहुत सारी टीमों का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। यानी कि पहले ही मरहले में कुछ टीमें इस टूर्नामेंट से आउट होती जा रही हैं। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें पहले से ज़्यादा टीमें, पहले से ज़्यादा मैचेस हैं और कुछ नई टीमें भी शामिल हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे क्योंकि आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाओ को 2-0 से हराया है और इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली है। इसी तरह से नीदरलैंड्स ने ट्यूनिस को 3-1 से हराया। जापान और स्वीडन का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा है और तुर्किया की पहली जीत, लेकिन उसके साथ उनका सफर भी इस टूर्नामेंट से तमाम हो गया। ये सबसे बड़ा यूं कहिए कि अपसेट एक तरह से है कि तुर्की की टीम पहले ही राउंड में आउट हो गई है और अमेरिका को 3-2 से शिकस्त जरूर उन्होंने दी है। इस पर हम बात करेंगे। और पैराग्वे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे कि टॉप स्टोरीज। फीफा वर्ल्ड कप आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाओ को 2-0 से शिकस्त देकर पहली बार नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट, इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। नीदरलैंड्स ने ट्यूनिस को 3-1 से शिकस्त देकर ग्रुप में पहली पोजीशन के साथ नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान और स्वीडन का मैच 1-1 गोल से बराबर। तुर्किया का पहली जीत के साथ मेगा इवेंट में सफर तमाम। दिलचस्प मुकाबले के बाद अमेरिका को 3-2 से शिकस्त। पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दौरा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड, कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान अगले हफ्ते तक मौखिर। क्रिकेटर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम, फिटनेस के साथ तकनीकी महारतों को बेहतर बनाना होगा। माइक हैसन। टीवी ओपनर्स ने टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 317 रन की शिराकत बना दी। टॉम लेथम 151 और कॉनवे 157 रन बनाकर इनिंग खेलकर आउट हुए। फीफा ने अंडर 15 वर्ल्ड कप की मेजबानी अजरबैजान को सौंपती। नौजवान फुटबॉलर्स का नया आलमी टूर्नामेंट 22 से 31 अक्टूबर तक मुनकिद होगा। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट वसी शाह साहब। वसी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज के मैचेस में आपके नजदीक सबसे बड़ा अपसेट कौन सा रहा है और क्यों? तो देखें, जो जर्मनी को हराया इक्वाडोर ने, ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वैसे जर्मनी की जो परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में रही है वो इतनी अप टू द मार्क नहीं रही। कुरासाओ के खिलाफ उन्होंने किया, 7-1 से जीते, लेकिन उसके बाद जो दूसरा और तीसरा मैच उन्होंने खेला है वो जो टिपिकल जर्मनी होती है वो नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी ऑन द डे इक्वाडोर जैसी टीम ने जब जर्मनी को आज हराया 2-1 से, और जिस तरह थोड़ा सा मुझे जो लगा जर्मनी का जो प्रॉब्लम लग रहा है वो ये है कि वो स्कैटर्ड लग रहे हैं और जो उनकी फॉर्मेशन है वो उसके ऊपर पूरा उतर नहीं रहे। जिस तरह की फॉर्मेशन होती है कि आप 4-3-3 या 4-4-1 के साथ जाते हैं, लेकिन वो उस तरह खेल नहीं रहे। और जो फॉर्मेशन से जब आप हटते हैं, जिस तरह हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, प्लानिंग की, तो जब प्लानिंग तो आप करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन फिर एग्जीक्यूशन जब नहीं होती तो वो, और मुझे तो ये लगता है कि ये मतलब ड्रॉज होने के बाद कई मैचेस बराबर हुए, लेकिन ये इस वर्ल्ड कप का अभी तक का जब हम तकरीबन 50 मैचेस खेल चुके हैं, ये सबसे बड़ा अपसेट था कि इक्वाडोर जैसी टीम ने जर्मनी को हराया। और अब जब आगे राउंड ऑफ 32 और नॉकआउट कप शुरू हो रहा है तो वहां पर अब जर्मनी के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी कि आपको पता है कि फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो मोमेंटम से चलता है, जो प्लेयर्स जिस तरह खेल रहे होते हैं, और फिर जब आपको इक्वाडोर जैसी टीम 2 गोल्स आपके खिलाफ कर देती है और आप एक ही कर सकते हैं, तो फिर इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो वो डाउन हो जाता है, खास तौर पे गोलकीपर के लिए। जब आप इस तरह की छोटी टीम्स के खिलाफ खेलते हैं तो जो फुटबॉल में कहा जाता है कि क्लीन शीट जो होती है वो बड़ी मैटर करती है, लेकिन वो क्लीन शीट तो क्या, जर्मनी की जो गोलकीपर है नोयर के लिए, उनके लिए अब आगे सही। जाके तो कॉन्फिडेंस भी उनका डाउन होगा, जस्ट बिकॉज कि वो एक मैच हार चुके हैं। अच्छा लेकिन ये वैसे है भाई, कि इक्वाडोर ने जर्मनी को शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह तो बना ली है, लेकिन आपके ख्याल में इस कामयाबी का सबसे बड़ा सबब क्या बना? मतलब क्या उनकी स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है? देखें, इक्वाडोर ने 2 गोल्स तो किए, लेकिन मैं जिस तरह अभी शुरू में बात की जी। कि उन्होंने डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छा किया। अब देखें, जर्मनी वही टीम है जिसने अभी इसी टूर्नामेंट में 7 गोल्स किए एक ओपोनेंट के खिलाफ जो कोरासाओ थी, और वो निस्बतन छोटी टीम है। लेकिन जब इक्वाडोर के खिलाफ हुआ है तो उन्होंने सबसे पहले तकरीबन 20-25 मिनट जो मैच था उसमें उन्होंने अपने आप को एक संभल के रखा और उन्होंने अपने खिलाफ ज्यादा गोल्स नहीं होने दिए।
जर्मनी जैसी टीम, आपको याद होगा 2014 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जब उन्होंने ब्राजील के खिलाफ 20-7 गोल कर दिए थे। जर्मनी एक ऐसी टीम है जो विद द मोमेंटम चलती है, मैंने पहले भी बात की। तो जब जर्मनी को मोमेंटम मिलता है 1, 2, 3 गोल्स का, तो वो फिर आपको पिछाड़ के रख देती है। तो वो इक्वाडोर ने जिस तरह अपने आप को डिफेंडिंग उसमें रखा कि ठीक है, हम पहले डिफेंड करेंगे, जहां पे हमें चांस मिला तो हम वहां पर गोल करने की कोशिश करेंगे, ये मेरा तज्जिया है। और यही हुआ कि जब उन्हें फिर चांस मिला तो उन्होंने एक के बजाय 2 गोल किया, और अपने डिफेंस को मजबूत रखते हुए उन्होंने अब अगले राउंड तक क्वालिफाई। सही है। अच्छा, आपको लगता है कि जर्मनी की शिकस्त को आप यूं कहिए कि एक टैक्टिकल नाकामी करार दिया जा सकता है? मैंने बिल्कुल शुरू में यही कहा कि वो स्कैटर्ड लग रहे थे। आपने देखा होगा कि उनके प्लेयर्स के साथ पास बॉल होता था, लेकिन उनके प्लेयर्स इतने दूर थे एक दूसरे से कि जब पास देने का टाइम आता था तो प्लेयर को सोचना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर आपको पता है, जितना फुटबॉल कॉम्पिटिटिव है और जितनी हाई लेवल पे कंपटीशन है, आपको अगर एक सेकंड भी सोचने में लग गया तो दूसरी टीम आपको पिछाड़ देगी। तो वो ये चीज होती है कि आपके इर्द गिर्द आपके टीममेट्स होने चाहिए कि आपको जैसे ही पास देना हो, आपके ऊपर डिफेंडर अटैक कर रहा हो या स्ट्राइकर अटैक कर रहा हो, आप एकदम पास दे दें। लेकिन जर्मनी इस तरह कर नहीं सका आज के मैच में, और यही मुझे लगता है कि उनकी जो शिकस्त है उसके बायस बनी। सही हो गया। एक और मैच है, उससे मुतालिक भी बात करते हैं कि आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाओ को 2-0 से हराया है। क्या ये टीम नॉकआउट मरहले में खतरनाक साबित हो सकती है वसी साहब? देखें, बहुत अच्छी फुटबॉल खेले हैं, लेकिन सामने वाली टीम अगर कोरासाओ को देखा जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं जिस दिन हम फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, मैंने उसी दिन ये बात की थी कि बहुत ज्यादा अपनी टीम्स को इंडल्ज करके वो मजा जो एक फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, ऑल दो मेरी वो बात किसी हद तक मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि जी जी। कोरासाओ या केबे वर्डे या इन टीम्स ने मुझे उस चीज में थोड़ा सा गलत भी साबित किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देख लें, एक जर्मनी और इक्वाडोर भी काफी अरसे से खेल रही है। इन छोटी टीम्स में से किसी ने भी बड़ी टीम को उस तरह शिकस्त नहीं दे सके। तो ये चीज होती है कि अभी भी राउंड ऑफ 32 भी ऐसा है, सिर्फ उसमें एक मैच बहुत तगड़ा हो गया है, जो मोरक्को और नेदरलैंड्स का एक राउंड ऑफ 32 का मैच पड़ गया। वो एक बहुत तगड़ा मैच है। नहीं तो ऑब्वियस अब जैसे ब्राजील और जापान का राउंड ऑफ 32 का मैच है, तो ब्राजील बहुत आसानी से जीत जाएगी। फिर अर्जेंटीना के सामने भी कुछ इसी तरह की टीम आएगी। तो वो जो असल वर्ल्ड कप है, जिस तरह मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि वो राउंड ऑफ 16 से शुरू होगा, जहां पर 16 टीम्स रह जाएंगी और बड़ी टीम्स रह जाएंगी। उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि ये टीम्स फिर उस लेवल पर, जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, इवन जितनी अच्छी फुटबॉल नेदरलैंड्स खेल रहे हैं, मोरक्को के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, आपने लेकिन ये नीदरलैंड्स की चीजें बात कर दी है, बिल्कुल ठीक है। उसने भी ट्यूनिस के खिलाफ 3-1 से कामयाबी हासिल की, और आप समझते हैं कि नीदरलैंड्स टीम टाइटल की एक मजबूत उम्मीदवार बनती जा रही है, यानी कि उस दौड़ में शामिल हो रही है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि जो बड़ी टीमें हैं उसकी तरफ इसका भी सफर चल रहा है? लुकमान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेदरलैंड्स जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है वो आपको देयर इन देयर अबाउट नजर आती है। 2010 का उन्होंने जी। वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, वो हार गए। उसके बाद भी वो सेमीफाइनल तक पहुंचते रहे। ये जो अभी लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें आपको याद होगा कि अर्जेंटीना के खिलाफ जब सेमीफाइनल में 2-0 डाउन थे, लेकिन आखिरी को 15 मिनट्स में उन्होंने गोल किए, बराबर किया, पेनल्टी शूटआउट्स पे गए। तो नेदरलैंड्स हमेशा से ही एक बड़ा ओपोनेंट नजर आता है फुटबॉल वर्ल्ड कप जब भी होता है। जी। और इस साल भी उन्होंने जितनी भी परफॉर्मेंसेस, पहला मैच इतना अच्छा नहीं किया था उनका, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया और प्रूव किया है। इम्प्रूव से ज्यादा प्रूव करना, ये जो बड़ी टीम्स होती हैं जैसे स्पेन है, वो एक मैच जब बराबर हुआ तो दूसरे मैच में उन्होंने आके एक स्टेटमेंट दिया कि ठीक है, हमारा एक मैच अच्छा नहीं गया, लेकिन वी आर हियर एंड वी आर द टाइटल कंटेंडर्स। तो ये चीजें जो टाइटल कंटेंडर्स हैं उसमें बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेदरलैंड्स का नाम है। और उनके जो वेन डाइक हैं और या वेजल हैं, ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो उनको वहां तक पहुंचा सकते हैं। और नेदरलैंड्स का प्रॉब्लम वही, शायद क्रिकेट की अगर मैं मिसाल दूं तो साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड वाला है कि सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक रसाई हासिल करते हैं, लेकिन वो जो ट्रॉफी है, जो सिल्वरवेयर है, वो उनसे दूर है। तो यू नेवर नो कि इस वर्ल्ड कप में वो भी आपको देखने को मिलेगा। सही हो गया। अब बात करेंगे जापान और स्वीडन की। बराबर रहा है ये मुकाबला। इस नतीजे से दोनों टीमों के इम्कानात पर क्या असर पड़ेगा वसी भाई? देखिए, जापान तो क्वालिफाई कर गया है और स्वीडन के लिए भी ये मैच
जो बराबर करना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ और उसके बाद जापान, आपको याद होगा, ये नेदरलैंड्स के ग्रुप जी। में था और उन्होंने एक मैच जो नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच था वो पीछे थे, 2-1 की लीड थी नेदरलैंड्स को और उन्होंने 90th मिनट में गोल किया था। तो जापान हमेशा से ही पिछले वर्ल्ड कप में भी देख लें, उससे पिछले जी। वर्ल्ड कप में भी देख लें, तो बेहतर परफॉर्मेंस देता है। और स्वीडन ने भी कल जो मैच हुआ बहुत अच्छा मैच हुआ स्वीडन के लिए। हार अगर वो जाते तो वो बिल्कुल ही बाहर हो जाते, लेकिन उन्होंने इस मैच को आखिरी हद तक ये रखा कि कम से कम ये बराबर रहे। और फिर उसके बाद आगे नाजरीन के लिए ये चीज है कि जो तीसरी पोजीशन पर भी टीम्स हैं वो 8 ग्रुप्स की टीम्स आगे जाएंगी। तो स्वीडन के लिए भी और जापान के लिए भी, दोनों के लिए अब ये चांस बिल्कुल भी मौजूद है कि वो आगे पहुंच सकती हैं राउंड ऑफ 32 में। लेकिन फिर वही बात है, मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि वहां पर मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है और वहां पर जो टीम्स हैं वो बहुत सख्त हैं। तो शायद ये टीम्स हमें एक फिल्टर होते होते फिर वही टीम्स नजर आए जो रियल कंटेंडर्स हैं। लेकिन ये है कि अभी तक के लिए तो दोनों टीम्स के लिए ये बेहतरीन है कि वो राउंड ऑफ 32 तक सही आसानी हो से गया। पहुंच जाएंगे। वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम एक ऐसी टीम पर बात करना चाहते हैं कि जो टीम जब इस टूर्नामेंट में आई तो बहुत सारी और सब लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये टीम टूर्नामेंट के पहले मरहले में बाहर हो जाएगी। और वैसी टीम है जो बहुत अच्छी गेम है, जिसके प्लेयर्स दुनिया भर की लीग्स में खेलते हैं और बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, और वो है तुर्की। टूर्नामेंट के पहले मरहले से ही आउट हो गए हैं। गो के आखिरी मैच में उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है, लेकिन इसके बावजूद उनका सफ़र तमाम हुआ। क्या हुआ है तुर्की के साथ, इस पर बात करेंगे। ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे तुर्की के हवाले से कि आखिर टूर्नामेंट के पहले ही मरहले में कैसे टूर्नामेंट से आउट हो गई वो टीम जिससे बहुत सारी तवक्कुआत थी और बहुत अच्छी टीम है। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कुछ बात भी उस पर की है। वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसी भाई, तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से शिकस्त तो ज़रूर दी, लेकिन साथ ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई, अपना सफ़र तमाम हो गया। इसकी बुनियादी वजह क्या रही है कि तुर्की उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई या जिस तरह से उससे तवक्को की जा रही थी? देखिए, जैसे उनका वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहीं पर उन्हें क्रशिंग डिफीट मिली। और जो आपका सवाल है उसमें सिर्फ एक ही बात है, अभी इक्वाडोर की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने डिफेंसिवली बहुत अच्छा खेला, लेकिन तुर्की की टीम डिफेंसिवली अच्छा नहीं खेल सकी। और कल के मैच में भी जो विनिंग गोल था वो 98 मिनट में हुआ, जो स्टॉपेज टाइम का 8वां मिनट था, उसमें ayhan ने गोल किया। लेकिन उससे पहले वो 2-2 बराबर थे और उससे पहले भी मुझे ये लगता है कि जो तुर्की के लिए जो प्रॉब्लम बनी वो उनका डिफेंस बना और खासतौर पर उनके जो गोलकीपर थे वो बना, क्योंकि वो गोल्स करते रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने 2 गोल्स किए, कल भी उन्होंने 3 गोल्स किए, लेकिन वो जो कंसीड करने वाला रेशो था वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू स्कोरिंग गोल्स। उन्होंने 2 गोल्स ज्यादा कंसीड किए जितने उन्होंने खुद किए थे। तो जब जी। ये होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स इस वजह से आती हैं। और तुर्की ऑब्वियसली जब आप इस तरह का टूर्नामेंट होता है कि 48 टीम्स हों और थर्ड प्लेस टीम भी आगे जाने के लिए हकदार बन सकती हो, उसमें तुर्की का सिर्फ एक ही मैच जीतना। और फिर दूसरी चीज यही है कि बात फिर वही आएगी कि जब तुर्की की हम बात करते हैं तो उन्होंने कोई मैच ड्रॉ नहीं किया, वो दोनों मैच हार गए। तो उसकी वजह ये हुई कि उन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंसिव गोल्स कंसीड किए। जब वो थोड़ा सा डिफेंसिव होते, अगर मैच बराबर भी कोई एक आध भी कर लेते हैं, 2 में से ऑस्ट्रेलिया वाला या पैराग्वे वाला, तो फिर शायद उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता कि वो थर्ड प्लेस पे फिनिश करते और शायद अभी यूएसए को हराने के बाद शायद उनके पास चांस होता। लेकिन 2 मैचेस हारने के बाद तीसरा मैच जीते भी, और फिर उसमें भी जो गोल डिफरेंस है जी वो जी। बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने गोल्स कंसीड बहुत ज्यादा किए हैं। सही। तो ये उनके डिफेंस पर जाता है क्योंकि यलमेस थे, ayhan थे, उन्होंने कल भी गोल किए, लेकिन उसके बावजूद जब आपकी टीम 4 गोल्स कर लेगी तो फिर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आप 5 गोल्स करके जीते हैं इस जी। कॉम्पिटिटिव लेवल पर। तो आपको डिफेंसिवली बहुत अच्छा होना पड़ता है, जो कि वो नहीं हो सके। उसके बरक्स अगर मैं एग्जांपल दूं कैप वर्डे की या बोस्निया की या इस तरह की जो छोटी टीम्स थी, मैंने अभी स्टार्ट में भी यही बात की कि उन्होंने अपने डिफेंस पर बहुत ज्यादा गौर किया और अटैक तब किया जब उन्हें मौका मिला। और जी। इसी के साथ में कुछ 2 टीमें और जो कतर और सऊदी अरब है, उनसे भी बहुत ज्यादा हमें उम्मीदें थी, लेकिन वो भी अपने जो गोल पोस्ट था उसके दिफा नहीं कर पाए।
इस वजह से वो इस टूर्नामेंट से बाहर है। नहीं तो अगर सही। इतनी छोटी टीम निस्बतन जो इवन 85th नंबर पर रैंकिंग में है, वो अगर राउंड ऑफ 32 में जा सकती है, तो थोड़े थोड़े टेक्टिकल जो चेंजेस थे अगर वो किए जाते तो शायद आज और सारी टीम्स के साथ तुर्की भी राउंड ऑफ 32 में कम से कम, और वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी। जिस तरह आपने ब्रेक में जाने से पहले कहा कि दे वर स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स, कि वो राउंड ऑफ 32 में जा सकते थे, सही। लेकिन सिर्फ उनको अपना डिफेंस आड़े आ गया। और अच्छा, उस कुछ वजह आगे से बढ़ते हैं। वसी शाह साहब, एक और मैच पर बात करते हैं। पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया का बगैर किसी गोल के बराबर रहा ये मैच, लेकिन आपके ख्याल में बराबर रहना मैच का किस टीम को ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है ग्रुप स्टेज पर अगर देखा जाए तो? ऐसे देखें, ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीता हुआ था और वो अब सेकंड प्लेस पर है। ऑस्ट्रेलिया को ये मैच हारना नहीं था ताकि वो सेकंड प्लेस पर, क्योंकि थर्ड प्लेस वाली टीम अभी भी कोई टीम बाहर हो सकती है और कोई एंटर हो सकती है, क्योंकि अभी ग्रुप ई तक मैचेस हुए हैं, उसके बाद वाले मैचेस अभी रहते हैं। तो थर्ड प्लेस जो एक टेबल है वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जब आप सेकंड प्लेस फिनिश करते हैं तो फिर आपके लिए वो इजी हो जाता है। इजी नहीं, मतलब आपकी अगले राउंड की जो टिकट होती है वो कंफर्म हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने रात को जो मैच बराबर खेला, उसका उन्हें यही फायदा हुआ कि नाउ देयर डेस्टिनी इज इन देयर ओन हैंड्स। अब उन्हें किसी और का मैच देखने या किसी और के रिजल्ट की फिक्र करने से बेहतर है कि वो अपने अगले मैच पर फोकस करेंगे। उनका ये पक्का हो गया कि वो यूएसए के साथ इस ग्रुप से अगले राउंड में जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव होता है कि जब आपको ये पता हो कि हमने एक मैच बराबर का, ऑब्वियसली इस कम्पिटिटिव लेवल पर आप जीतना ही चाहते हो, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता है कि आप कहते हो कि ठीक है, अगर हम जीत सही। नहीं पा रहे तो हम इतना कर लें कि हमारी जो वो प्लेस है, सेकंड प्लेस, वो पक्की हो जाए ताकि हम राउंड ऑफ 32 में पहुंच जाए। तो इसका ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा फायदा हुआ है। ज़्यादा पैराग्वे फायदा जितना हुआ है। अच्छा उसके वसी भाई, मजमूई तौर पर हम बात कर लेते हैं ग्रुप मरहले के अख्ताम पर। आपको यूं कह लें कि कौन सी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया हो अपनी परफॉर्मेंस से? देखें, ऑब्वियस टीम्स तो बड़ी हैं, लेकिन जापान ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया। मैंने अभी पहले भी बात की कि उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ भी टो इन टो मैच खेला। फिर कल वाला मैच भी जिस तरह उन्हें स्वीडन का, एक अच्छी टीम है स्वीडन के, और उनके प्लेयर्स भी, जिस तरह आपने तुर्की का हवाला दिया, इसी तरह स्वीडन के प्लेयर्स भी यूरोप के बहुत सारे अच्छे क्लब्स में खेलते हैं। उन्हें जो प्रेशर सिचुएशन होती है उसमें खेलने का एक वो होता है एक्सपीरियंस, लेकिन उसके बावजूद जापान ने जिस तरह की फुटबॉल खेली है, और वो अभी इस वक्त राउंड ऑफ 32 में भी है, उसका मुकाबला बहुत सख्त टीम ब्राजील के साथ आ गया है राउंड ऑफ 32 में। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में अगर जो आगे पहुंचने वाली टीम है उनमें जापान ने, और फिर उसके अलावा केप वर्डी और जो बोस्निया है, इन दो टीम्स ने भी बहुत ज्यादा, और केप वर्डी के खास तौर पे जो गोलकीपर हैं उन्होंने, फिर ईरान एक अच्छी टीम उभर कर सामने आई है। जितनी मुश्किलात उनको सामना था, तैयारी का उस तरह मौका नहीं मिला, मुल्क जंगी हालात में था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह ईरान ने परफॉर्म किया, वो भी एक स्टोरी है। और फिर बात वही आएगी सही। कि अगर अच्छा उसकी चलिए, इस मैचेस सवाल भी को देखी कुछ जाएं, यूं कर लेते हैं। उन्होंने वसी भाई, इसको कुछ यूं कर लेते हैं कि इस वर्ल्ड कप में आपको लगता है कि रवायती टीमों को गैर मुतवक्के चैलेंजेस का सामना है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लें स्पेन वाला मैच केप वर्डे के खिलाफ, वो बराबर हो गया। किसी ने भी शायद अगर कोई बैटिंग करता है, कोई पैसे लगाता, तो वो स्पेन पर शायद $1 मिलियन लगा देता कि स्पेन इज नेवर गोना लूज और ड्रॉ दोनों सूरतों में। लेकिन केप वर्डे ने आपको दिखाया कि फुटबॉल में आप बहुत बड़े जायंट को भी आप पकड़ सकते हैं अगर थोड़ी सी आप में विल पावर हो। फिर ईरान का सेम, उन्होंने भी एक ड्रॉ मैच खेला, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक ड्रेसिंग रूम में एक तहरीर भी छोड़ी। तो जो आपका सवाल है वो बिल्कुल यही है कि थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे ये लगता है कि अभी तक, अब देखिए नीदरलैंड्स का भी एक मैच ड्रॉ हुआ जापान के खिलाफ, तो अभी तक सिर्फ दो टीमें, फ्रांस और अर्जेंटीना के अलावा तमाम टीम्स को एक एक झटका लग चुका है। जर्मनी कल रात को मैच हार गया, स्पेन का मैच बराबर हुआ, नीदरलैंड्स का मैच बराबर हुआ, ब्राजील का भी जो पहला मैच था मोरक्को के खिलाफ वो बराबर हुआ। तो वहां पर विनीशियस जूनियर का वो गोल, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल था, वो ना होता तो शायद मोरक्को साइबारी के गोल की वजह से वो शायद वो मैच भी जीत जाते। तो कुछ टीम्स ऐसी हैं अपार्ट फ्रॉम फ्रांस एंड अर्जेंटीना, जिनको अभी तक प्रॉपर एक वेकअप कॉल हर मैच में मिली है कि इस तरह होता है, इस तरह नहीं होता कि आप आए। जैसे स्पेन का थोड़ा सा मैं वो बात करूंगा कि पहले मैच में उन्होंने ये सोचा होगा, जो उनके मैनेजर हैं,
कि कैबे वर्डी की टीम है, छोटी टीम है, शायद हम इन्हें बड़े आसानी से निपट लेंगे। उन्होंने लमीन यमाल को स्टार्टिंग 11 में नहीं रखा। 76 मिनट में वो आए और फिर उसके बाद जब 76 मिनट में वो आए तो फिर वो बहुत देर हो चुकी थी। तो वो मैच अगर वो जीतते तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है और स्पेन आगे पहुंच गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। सही। लेकिन जो छोटी टीम, निस्बतन छोटी टीम जिस तरह कैबे वर्डी है, उसने जिस तरह परफॉर्म किया। लेकिन एक चीज आखिर में आपने एक टीम का पूछा था जिसने मुझे मायूस किया, वो बेल्जियम की टीम है। केविन डी ब्रुयने वहां पर हैं, लुकाकू वहां पर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भी तो आप कह बड़े रहे हैं कि ग्रुप giants हैं। स्टेज पर जिस टीम ने सबसे ज्यादा मायूस किया या मायूस कुन परफॉर्मेंस दी है वो बेल्जियम है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास एक होता है ना कि स्किल सेट भी था, उनके पास प्लेयर्स भी थे। केविन डी ब्रुयने इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी में खेलते हैं, लुकाकू भी इंग्लिश प्रीमियर लीग और यूसीएल, ये दो बहुत बड़ी फुटबॉल की लीग्स हैं। और फिर वही बात है कि एक्सपीरियंस होता है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके और खास अपनी टीम का वो नहीं कर सके। तो जो मायूस कुन कारकर्दगी है वो बेल्जियम की जानिब से है। सही है। अच्छा वसी भाई, नॉकआउट मरहले में किन टीमों को डार्क हॉर्स करार दिया जा सकता है? लेकिन फिर बात वही है कि ब्राजील का बहुत तगड़ा मैच आ गया जापान के खिलाफ। हाँ। लेकिन यू नेवर नो, आप फुटबॉल में कुछ भी नहीं कह सकते। फिर साउथ अफ्रीका का जो मैच है, जो राउंड ऑफ 32 का पहला मैच है, इस तरह साउथ अफ्रीका ने 2 दिन पहले मैच जीतकर उन्होंने हरा कर आगे पहुंचे हैं। तो वो जो एक चीज है वो साउथ अफ्रीका के लिए भी एक बड़ी बात है कि 2010 में जब उनके होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप हुआ तो वहां पर वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, लेकिन अब यहाँ पर वो पहुंचे हैं। तो वो हैं। फिर उसके बाद मोरक्को और नीदरलैंड्स का बहुत अच्छा मैच होगा। वो वन ऑफ द बेस्ट मैचेस, राउंड ऑफ 32 का जो सबसे बेस्ट मैच मुझे ये लगता है कि वो होगा। तो डार्क हॉर्सेस तो जापान में कह सकता हूँ और फिर साउथ अफ्रीका कह सकता हूँ कि ये ऐसी टीम्स हैं जो राउंड ऑफ 16 तक क्वालिफाई कर सकती हैं। और ये है कि बहुत मुश्किल होगा टीम्स को फ्रांस के मुकाबले पे आने पे, अर्जेंटीना के मुकाबले में आने पे। ये स्पेन भी, जर्मनी भी इवन वो मैच हार गए, लेकिन उसके बावजूद उनके पास इतनी क्वालिटी है कि वो राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर फाइनल्स तक वो पहुंच सकते हैं। तो ये जो डार्क हॉर्सेस की आपने बात की, वो मुझे ये लगता है कि शायद फिर जापान एक बार शायद ब्राजील को सरप्राइज कर दे। उसके अलावा मुझे ऑब्वियस ही चॉइसेस लगती हैं कि जब आप अर्जेंटीना की बात करते हैं, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये तमाम टीमें वही हैं जो ऑब्वियस चॉइसेस हैं, वही आगे जाएंगे। सही हो गया। अच्छा नॉकआउट मरहले की बात करें, जो पहला मरहला है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मजमूई तौर पर हम जायज़ा लें तो जो सुपरस्टार्स हैं जैसे मेसी हैं, रोनाल्डो हैं, एम्बापे हैं, और फिर बाकी एक थोड़ी सी तवील फहरिस्त हो जाती है, मैं सबके नाम नहीं लेता, लेकिन आप इनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं कि इस ग्रुप स्टेज के मैचेस पे इनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं? देखिए, मेसी पहले मैच में हैट्रिक की, दूसरे मैच में 2 गोल्स किए, ही इज बीन वंडरफुल। फिर उसके बाद एम्बापे पिछले टूर्नामेंट से, इन दोनों ने फाइनल में, जो पिछला वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था वहां पर मेसी ने 2 गोल स्कोर किए थे और एम्बापे ने हैट्रिक की थी। अभी इस वक्त भी यही है। फिर रोनाल्डो, जिन पे पहले मैच के बाद बहुत तनकीद हुई थी, उन्होंने भी अपने आप को शो किया कि ही इज अ सुपरस्टार, और सुपरस्टार से ज्यादा सुपर परफॉर्मर है कि मैं यहाँ पर बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पुर्तगाल की टीम में मैं हूँ और वो ना जीत सके ऐसे। फिर एक और नाम है अर्लिंग हालैंड, जो नॉर्वे के लिए खेल रहे हैं, आज उनका फ्रांस के साथ मैच भी है, तो वो भी एक सुपरस्टार है। तो इन तमाम प्लेयर्स का जो है मुवाजना किया जाए तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस अर्जेंटीना के मेसी की थी, फिर उसके बाद एम्बापे, और फिर अर्लिंग हालैंड, और फिर पुर्तगाल के जो रोनाल्डो हैं। अभी इनके तमाम जो 4 प्लेयर्स हैं, इनका एक मैच रहता है राउंड ऑफ 32 से पहले, तो उसके बाद एक चीज देखी जाएगी। लेकिन अभी तक मुझे ये लगता है कि जो बड़े सुपरस्टार्स थे उन सब ने अपनी जो टीम्स हैं उनको फायदा ही पहुंचाया है। अपार्ट फ्रॉम रोनाल्डो, वो भी पहला मैच, दूसरे मैच में उन्होंने भी उसको कॉम्पनसेट किया।
तो अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि किसी की जो सुपरस्टार्स जिनको पहले से बात की जा रही थी उन्होंने मायूस किया हो अभी तक। बिल्कुल ऐसे ही है, ये वो कुछ ऐसे सुपरस्टार्स नहीं। होते हैं जो अपनी टीमों को चार चांद लगाते हैं और पूरी की पूरी टीम को उनके फैंस जो हैं उनकी वजह से सपोर्ट कर रहे होते हैं कि उस टीम को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उसमें मैसी है, दूसरी टीम को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उसमें रोनाल्डो मौजूद है, इसी तरह से उनके एम्बावे के फैंस उनकी टीम को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि क्योंकि उसमें वो मौजूद हैं। तो फुटबॉल की ये भी एक बड़ी खूबसूरती है कि सिर्फ एक प्लेयर की वजह से भी पूरी टीम को सपोर्ट किया जा रहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम शाह साहब हमारे मौजूद रहे और हमने बात की है फुटबॉल के हवाले से। आगे भी कुछ मैचेस हैं और नॉकआउट मरहले में बहुत सख्त मैचेस देखने को मिले जिसमें छोटी टीमों ने वाकई में बड़ा सरप्राइज़ किया और बड़े नामों को, बड़ी टीमों को टफ टाइम दिया है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।